तो बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखेंगे इम्पोर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चंस अबाउट ग्रुप नंबर 15। ठीक है, यानी नाइट्रोजन फैमिली का हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली के बारे में अगर बात कर रहे हो तो एलिमेंट कौन कौन सा होगा। नाइट्रोजन होगा, फिर क्या होगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर का बात करते हो तो एटॉमिक नंबर क्या क्या होगा। नाइट्रोजन का होगा कितना, 7। ठीक है, फॉस्फोरस कितना होगा, 15, आर्सेनिक 33, एंटीमोनी कितना होगा, तो एंटीमोनी होगा 51। ठीक है, बिस्मथ होगा 83। इनके कॉन्फिगरेशन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन का क्या होता है, हीलियम 2s2 2p3। फॉस्फोरस क्या होगा चलो, तो क्या होगा, नियन 3s2 3p3। आर्सेनिक में क्या होगा, तो आर्गन 3d10 4s2 4p3। बात करते हैं एसबी का क्या होगा, ट्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। बिस्मथ का क्या होगा चलो, तो जेम 4f14 5d10 6s2 6p3। इनका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। बात है टेबल में, टेबल में ध्यान देना। पहला जो रीजनिंग हम लोग को जानना है, किसके बारे में जानना है, पहला अपना कॉन्सेप्ट बोला गया है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई ऑक्साइड्स। जब भी बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ध्यान देना, तो वो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, इस चीज को ध्यान देना। जब भी हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, ऑक्साइड्स का, ऑक्साइड्स का ध्यान देना। ये प्रोपोर्शन तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट और सेंट्रल एटम, दोनों का प्रोपोर्शन होगा, दोनों का प्रोपोर्शन होगा। तो चूंकि हम बात करें ट्राई ऑक्साइड्स का, बात हम किस पे कर रहे हैं, ट्राई ऑक्साइड का। ठीक है, यानी ऑक्साइड जब ट्राई होगा तो ध्यान देना, यहाँ का ऑप्शन क्या क्या है अगर पास दिया हुआ है, N2O3 है, P2O3 है, और आर्सेनिक का 2O3 है। ठीक है, सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, +3 सब में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर क्या है, सिमिलर है। तो अगला चैलेंज किस पे जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो हमको पता है कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसे ध्यान देना, जैसे आप नीचे आ रहे हो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। सिमिलरली बात किया गया पेंटा ऑक्साइड्स पे, आपको अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटा ऑक्साइड्स। तो पेंटा ऑक्साइड में सिमिलर चीज रहेगा, क्योंकि सारा का सारा पेंटा ऑक्साइड है, तो सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सेम रहेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क कहाँ पड़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ही क्या होगा, उस ऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। इसलिए ना, और N2O5 है, फिर P2O5 होगा, फिर क्या है AS2O5 है, फिर क्या Sp2O5 है, और फिर Bi2O5 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्या हमको कॉन्सेप्ट समझना है, अगला क्या, थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो आपके पास पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या क्या होता है, तो उसमें N2O होता है, NO होगा, N2O3 होगा, N2O4 होगा, N2O5 होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का बात कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप का ऑक्साइड्स होता है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो N2O, NO, ठीक है, N2O3, N2O4 और N2O5 में अब देखना ध्यान से कि आपका एलिमेंट तो सेम है ना।
अगर एलिमेंट सेम रहेगा, नाइट्रोजन सेम है सब में, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर क्या सेम है। अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो इसमें क्या होगा, +1 स्टेट में होगा, यहाँ +1 स्टेट में होगा, यहाँ पे क्या होगा, +2 स्टेट में होगा, यहाँ पे +3 स्टेट में, यहाँ +4 स्टेट में, यहाँ पे +5 स्टेट में। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो यहाँ देखोगे तो क्या होगा, आपका एसिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर ऐसा चला जाएगा, ठीक है। यानी आपका एलिमेंट को और फिक्स कर दें, आपको एलिमेंट को हम फिक्स कर दें, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़्यादा हाई होगा, वो उसका ऑक्साइड्स क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक। ये हम लोग थर्ड पॉइंट समझ में आएगा हम लोग को। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो इसको एक काम करना है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट को भी छोड़ दो। बात करें फिफ्थ पॉइंट पे, तो फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या क्या बोला हुआ है, तो हमको यहाँ पे बेसिकली डील करना है हाइड्राइड से, किसी डील करना है, हाइड्राइड से, ठीक है। तो हाइड्राइड से डील करना है, और क्या क्या किसी फैक्टर पर डील करना है, तो बेसिक नेचर, बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी, इन डायपोल मोमेंट, ये 4 पैरामीटर को स्टडी करना है, किसको, हाइड्राइड्स को स्टडी करना है, ठीक है। पहले चलते हैं हाइड्राइड्स पे, ठीक है। अगर आप हाइड्राइड पे फोकस करोगे चलो, तो ध्यान देना, बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। यार पहला बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो आपको पता है यानी किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, NH3 PH3, ठीक है, आर्सेनिक H3 SbH3 BH3। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा एलिमेंट बड़ा होना चालू करेगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। जैसे से अमोनिया से लेकर बिस्मथ तक मूव करोगे, आपका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग सीख चुके हैं, चलो किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, आपका ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग कब अच्छा होता है, जब साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो साइज छोटा किसका है, चलो नाइट्रोजन का छोटा है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो आप फिक्स कर दे ना, सारे में तो हाइड्रोजन सब में कॉमन है। आपका नाइट्रोजन चेंज हो रहा है फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस चेंज हो रहा है आर्सेनिक में, आर्सेनिक चेंज हो रहा है एंटीमोनी में, और एंटीमोनी चेंज हो रहा है बिस्मुथ में। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेंट्रल एटम है चेंज कर रहा है। जैसे से आपका सेंट्रल एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, आपका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। यानी जो बॉन्ड है सेंट्रल एटम के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, उसका टूटना क्या होगा, उसका टूटना क्या होगा, आसान हो जाएगा, और इजिली क्या होगा, ब्रेक करेगा, इजिली क्या होगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट थर्मल स्टेबिलिटी का, इसको हम लोग समझ में आ गया हम लोग को, ठीक। यानी ये पार्ट हम लोग कवर कर लिए। अगला पॉइंट होता है डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। डायपोल मोमेंट की जब बात करते हैं ना, डायपोल मोमेंट होता क्या था मेरा, तो आपको डायपोल तो सीख चुके हो, फिजिक्स में पढ़े होंगे, डायपोल किसको बोलते हैं। डायपोल का मतलब होता है दो पोल। जब भी बात करते हैं डायपोल का, तो डायपोल का मतलब होता है दो पोल, ठीक है। और आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़े हो कि डायपोल का मतलब क्या होता है, कि आपके पास जब भी कोई दो चार्ज होगा इक्वल एंड अपोजिट, उसका डिस्टेंस अगर छोटे से डिस्टेंस पे अगर लोकेटेड होगा, उस डिस्टेंस को हम ए बोलते हैं, तो आपका डायपोल मोमेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्शन किधर दिखाते हैं, तो फिजिक्स में डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की साइड होगा। ये हो गया फिजिक्स के बारे में, ये हो गया आपका फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में डायपोल इसको बोलते हैं लोग, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में ऐसा कोई चार्ज तो होता नहीं है, केमिस्ट्री में होता है पार्शियल चार्ज। तो केमिस्ट्री में मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल बॉन्डेड है, इन दो एटम बॉन्डेड है, दो एटम बॉन्डेड है, ठीक है। जैसे ए और बी में अगर हम जूम कर रहे हैं कि बी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो बी पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और ए पे चार्ज क्या होगा, ए पे आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा।
ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान देना। यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे देखोगे बॉन्ड लेंथ होगा, ए और बी का बॉन्ड का कुछ लेंथ होगा, उसको मान लेते हैं ए, स्मॉल ए, इसका बॉन्ड लेंथ है। तो यहाँ पे एक डायपोल बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे देखो दो इक्वल एंड अपोज चार्ज है, ऑल्दो ये चार्ज क्या है, चार्ज फुल्ली परफेक्ट चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज है, ये पार्शियल चार्ज है, बट यहाँ पे चार्ज तो है ना। तो यहाँ पे जो डायपोल का डेफिनेशन है उसको ये पूरा कर रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका भी अपना डायपोल मोमेंट होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन बस ध्यान देना, केमिस्ट्री में डायपोल का डायरेक्शन उल्टा होता है, तो फिजिक्स में जो बोलता है ना टुवर्ड्स पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री बोलता है टुवर्ड्स नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या केमिस्ट्री बोला, केमिस्ट्री क्या बोलता है कि हम जो डायरेक्शन जूम करेंगे वो होगा टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि ए और बी का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, तो टुवर्ड्स बी होगा, क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेटिव है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उधर ही डायपोल का डायरेक्शन मान लिया गया, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उधर ही डायपोल का डायरेक्शन को मान लिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखोगे ये जो डेल्टा मैग्नीट्यूड है ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोपोर्शन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है, डायपोल जो मोमेंट होता है केमिस्ट्री में वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। ठीक है, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही डेल्टा ज्यादा होगा। ठीक है, जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, अगर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा भी इंक्रीज करेगा, डेल्टा इंक्रीज करेगा तो आपका डायपोल जो वेक्टर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इन डायपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो आप देखोगे, तो हम बात करते हैं यहाँ से डायपोल मोमेंट का, तो हाइड्राइड्स के डायपोल मोमेंट का अगर बात किया जाए तो डायपोल मोमेंट जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यार देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो फिक्स है ना, हाइड्रोजन फिक्स है, तो डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो डिफरेंस डिपेंड करेगा सेंटर एटम पे, सेंटर एटम जितना ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आपको पता है कि सेंटर जैसे से आप आगे मूव करोगे, राइट मूव कर रहे हो, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आपका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, चलो वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप अमोनिया से लेकर बिस्मथ तक मूव कर रहे हो, नाइट्रोजन से बिस्मथ यानी एन से लेकर बी तक मूव कर रहे हो, वैसे उससे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इतना सिंपल सा फंडा है, इस बार रखना आपको अभी के लिए। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन में बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा और भी कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसमें बात करेंगे। इस यहाँ तक के इतना काफी है, यहाँ तक इतना काफी है। ठीक है, हम लोग सेकंड पैरामीटर समझ में आ गया हम लोग को। हम बात करते हैं थर्ड पैरामीटर का, जो को सीखना है। थर्ड पैरामीटर किस जो को टेबल नंबर 5 में है, तो थर्ड किस बात करें, तो हम लोग थर्मल सीख गए, हम लोग डायपोल मोमेंट के बारे में समझ में आ गया हमको। ठीक है, हमको जानना है बॉन्ड एंगल के बारे में, किसी को जानना अगला अगला पैरामीटर है बॉन्ड एंगल, तो ध्यान देना। तो नेक्स्ट पैरामीटर अपने पास क्या है, चलो बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल पे जब बात करते हैं ना, तो बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करता है, ध्यान देना। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का जब बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, आपका देखो यहाँ पे दो केस ले रहे हैं। आपका सेंट्रल एटम मान लेते हैं, आपके पास एक एम सेंट्रल एटम है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे एक ए सराउंडिंग एटम ए है एक केस में, और दूसरे केस में सराउंडिंग एटम क्या बी कर दे रहे हैं, बी कर दे रहे हैं। ठीक है, और हम जूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, यानी बी का अल्टरनेटिव क्या है, ए से भी ज्यादा है, ए जूम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, बस हम क्या कर रहे हैं, हम सराउंडिंग एटम को चेंज कर रहे हैं, सराउंडिंग एटम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ध्यान देना,
जो जितना ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा ना, जो जितना ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है, क्लाउड को अपने पास पुल करेगा। मान लेते हैं बी ज़्यादा अल्टरनेटिव है, तो बी का जो क्लाउड होगा वो बी के पास होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। और ए अगर लेस अल्टरनेटिव होगा तो ए का जो क्लाउड होगा वो एम के पास होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जो क्लाउड होता है, क्लाउड बेसिकली क्या होता है, क्लाउड मतलब चार्ज होता है, क्लाउड मतलब चार्ज। तो जो ए का क्लाउड है वो एम के पास है, तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा। और हम बात करते हैं अगर बी का, तो बी का जो क्लाउड होगा वो किसके पास होगा, तो बी के पास ज़्यादा होगा, क्योंकि बी ज़्यादा अल्टरनेटिव है, तो बी को क्लाउड को अपने पास पुल कर लेगा। तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से ध्यान देना, ध्यान से देखना, ये दोनों नेगेटिव को देखते हैं, तो ज़्यादा पास किसका है, तो ज़्यादा पास नेगेटिव इसका है। ए का जो नेगेटिव है वो ज़्यादा पास पास पहुँच चुका है, वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो रिपल्सन बचाने के लिए क्या होगा, ये वाला जो एंगल है फैलेगा, ये क्या होगा, फैलेगा। तो थीटा क्या होगा, थीटा आपका इंक्रीज कर जाएगा। यानी जब हम थीटा का बात करते हैं, थीटा मतलब बॉन्ड एंगल का, तो थीटा जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। यानी सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग का बढ़ेगा, यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर इंक्रीज करता है ना, तो क्या होगा आपका, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। ये हो गया, सराउंडिंग एटम को हम चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली बात कर रहे हैं सेंट्रल, अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम को चेंज करना, मान लेते हैं दो केस ले रहे हैं, एक है एम है और एक है एन मान लेते हैं, ठीक है। इसमें एक में, दोनों में ए ही लगा हुआ, दोनों में सराउंडिंग एटम सेम है, बस हम चेंज किसको कर रहे हैं, बस हम चेंज कर रहे हैं सेंट्रल एटम को। तो ध्यान देना, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इज ग्रेटर देन एम, ये हम मान रहे हैं, ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है। जो एम का जो क्लाउड होगा वो एक के पास होगा, और जो एन का क्लाउड होगा वो एन के पास होगा ज़्यादा, क्योंकि एन ज़्यादा अल्टरनेटिव है। इसका मतलब ज़्यादा रिपल्सन किस बॉन्ड में होगा, तो ज़्यादा रिपल्सन इस बॉन्ड में होगा, क्योंकि इसमें क्लाउड पास पास आ चुका है। ये थीटा क्या हो, इंक्रीज करेगा ताकि रिपल्सन बैलेंस करेगा। इस केस में आप देखोगे तो ये वाला थीटा क्या हो, ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यानी अगर सेंट्रल एटम का अल्टरनेटिव अगर इंक्रीज करता है तो आपका थीटा भी क्या होगा, आपका थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपका थीटा भी क्या होगा, चलो इंक्रीज करेगा। ये रहेगा बॉन्ड एंगल के बारे में, आपको इतना ही सोचना था। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक यहाँ पे था कि अगर अमोनिया से लेकर पीसी तक मूव कर रहे हो तो आपका सराउंडिंग एटम तो सेम है, सारे में क्या एच लगा हुआ है, सारे में एच लगा हुआ, चेंज क्या कर रहा है, तो चेंज हो रहा है सेंट्रल एटम, चेंज हो रहा है सेंट्रल एटम। जब चेंज सेंट्रल एटम होगा तो जैसे देखोगे अमोनिया से लेकर बिस्मथ तक क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो थीटा क्या होगा, ये घटेगा, तो थीटा क्या होगा, थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी जहाँ से मूव करोगे तो थीटा पे क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये तो हो गया आपका स्कूल में लिखने के लिए सब चीज़ हो गया, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ध्यान देना, तो ये समझोगे, जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है उसका वैल्यू अगर देखोगे तो वैल्यू जो होता है इसका वैल्यू होता है 107 के आसपास, कितना होता है, 107 के आसपास होता है। उसका ध्यान देना, अब चेक करोगे इसके बाद जो भी वैल्यू है ना, वो 90, मान लो 92 होगा, ये 91 होगा, अराउंड 90 होगा, अराउंड 90 होगा। मतलब अमोनिया को छोड़ दो तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ का जो वैल्यू होता है वो 90 के पास चला जाता है, 90 के पास चला जाता है, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इतना एंगल घटना नहीं चाहिए था, इतना एंगल घटना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, उसको बस याद रखना। एक कंपटीशन में आ चुका है, जेएमएल में आ चुका है आपका 2007 और 2008 के टाइम में जेएमएल आता रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर बोर्ड में लिखना होगा कि थीटा क्यों घट रहा है,
तो आप ए रीजन काफ़ी है। क्या लिखना है, जैसे सब अमोनिया से लेके BiH3 तक मूव कर रहे हो, यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक मूव कर रहे हो, तो चूंकि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, इससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो ये आपको रीजन देना है स्कूल के लिए, CBSE बोर्ड में इसको आपको लिखना है, ठीक है। बट कॉम्पिटिशन में क्या है, कॉम्पिटिशन में एक और रीजन आपको जानना जरूरी है, ठीक है, जानना क्या जरूरी है कि आपको इसके लिए कोई वैल्यूज हम बता दे रहे हैं आपको। अमोनिया का वैल्यू क्या होता है 107 के आसपास, ठीक है। और फॉस्फोरस लेके आर्सेनिक Sp और बिस्मथ तक क्या है वैल्यू देखोगे, तो वैल्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 के पास टच कर रहा है। तो इसका रीजन क्या दिया था हमने, उसमें बोला गया कि जो फॉस्फोरस होता है PH3, आर्सेनिक H3, ठीक, फॉस्फोरस आर्सेनिक और क्या बोल रहे हैं SbH3 और बिस्मथ का हाइड्राइड, ठीक है, और अमोनिया का हाइड्राइड था आपके पास। तो अगर बात करते हैं हाइब्रिडेशन का, बात करें हाइब्रिडेशन का, तो यार समय 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो सारा sp3 होना चाहिए था, सारा sp3 होना चाहिए था। और ध्यान देना क्या बोला गया कि नाइट्रोजन sp3 तो होता है, बट उसके बाद जो भी आपका हाइड्राइड्स है, इसको बोलेंगे नो हाइब्रिडेशन, इसको बोलेंगे नो हाइब्रिडेशन, इसमें कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं पॉसिबल है। इसको जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो क्या बोलोगे आप, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन को छोड़ देने के बाद बाकी किसी भी हाइड्राइड का होता है नो हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, बोला क्या गया कि नाइट्रोजन में चूंकि इसमें बॉन्ड एंगल 107 के आसपास होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन sp3 बनाएगा, तो sp3 बनाएगा तो उसके पास क्या होगा, 4 ऑर्बिटल होगा sp3 का। जब 4 ऑर्बिटल sp3 का होगा तो उसमें 3 ऑर्बिटल में बॉन्ड बनेगा और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा, और लोन पेयर जो होगा वो रिपेल करके बॉन्ड को थोड़ा सा घटा देगा, तो बाकी जगह हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, बाकी जगह हाइड्रोजन ओवरलैप करके इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप अमोनिया का एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम अमोनिया का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिपेल करके एंगल को थोड़ा घटा देगा। sp3 का एंगल एक्चुअली होना कितना चाहिए था, एक्चुअली होना चाहिए था इतना 190 मिनट, लेकिन घट के क्या हो जा रहा है 107 हो रहा है, क्यों, ड्यू टू रिपल्सन फ्रॉम लोन पेयर, ठीक है। अब यही चीज तुम यहाँ पे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन जो घटेगा ना, तो घटता है तो 2-4 डिग्री घटता है, 2-3 डिग्री घटता है, बट इन सब का एंगल कितना है, इन सब का क्लोज टू 90 एंगल होता है, सबका 90 डिग्री के आसपास होता है। तो लोन पे के रिपल्सन के बेसिस पे ये 90 एंगल को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, 90 डिग्री को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें फिर क्या बोला गया, तो बोला गया कि फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ और एंटीमनी में होता क्या है, एग्जाम्पल आपको फॉस्फोरस समझाते हैं, एग्जाम्पल आपको फॉस्फोरस लेके एग्जाम्पल समझाते हैं। तो फॉस्फोरस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, चलो, तो फॉस्फोरस होता है नियन 3s2 3p3, तो 3s और 3p का जो मिक्सिंग है ना, उस मिक्सिंग को अब बोला गया नहीं होता है। 3s का जो ऑर्बिटल है, 3s का जो ऑर्बिटल है वो अलग रहेगा और 3p का अलग रहेगा, इन दोनों का इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। ये जो बोलते हैं ना हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडेशन में आपका इंटरमिक्सिंग होता है, तो बोला गया 3 और 3p मिक्स नहीं करता है। इसका मतलब 3s अलग है, 3p अलग है। मतलब अगर हम फॉस्फोरस का बात करते हैं तो फॉस्फोरस का जो लोन पेयर होगा ना वो होगा s में, s में लोन पेयर है, बाकी इसका 3p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल इधर, एक p ऑर्बिटल इधर और एक p ऑर्बिटल ऊपर में, ये 3 p ऑर्बिटल है। लोन पेयर कहाँ है, तो लोन पेयर बच्चा लोग है इसका s में, 3s में, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 3s में लोन पेयर है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा 3s में लोन पेयर है, आपका 3s में लोन पेयर है, ठीक है। 3s का लोन पेयर अलग हो गया, बाकी p में क्या है, बाकी हर जगह एक एक अनपेयर्ड लोन है 3p में। आपका जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा तो हाइड्रोजन ओवरलैप यहाँ पे करेगा p में, तो जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा तो आपका बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो PH3 या फिर जो भी है इसमें जो हाइड्रोजन ओवरलैप करता हो, ओवरलैप करता है प्योर p ऑर्बिटल से। इसमें पीएच का बॉन्ड बनता है, वो बनता है यूजिंग प्योर p ऑर्बिटल। तो प्योर p ऑर्बिटल अगर यूज करके बॉन्ड बनाओगे तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा 90 के आसपास होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल आपस में क्या होता है, p ऑर्बिटल px py pz कहाँ होता है, अराउंड आपस में इंक्लाइन कितना होता है 90 पे, px py pz तो 90 पे होता है। तो अगर आप हाइब्रिडेशन को नहीं मानते हो ना,
अगर आप एज्यूम करते हो कि हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन सही हो जाएगा। मतलब जो 90 का जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हो इन सारे में अगर बोलोगे कि हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई कर जाओगे। ठीक है, कोई भी चीज हम क्यों मानते हैं, ताकि मेरा ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाई करे। तो वो दिख रहा है कि इन सब एलिमेंट्स, इन सब जो हाइड्राइड्स का एंगल 90 को प्रूव करना है तो सिंपली अगर हम सोच ले कि आपका हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है, अगर हम सोच ले तो ये सारा जो है ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, मतलब उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि 90 एंगल क्यों होता है। तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या बोलोगे, तो बोलोगे नो हाइब्रिडेशन। क्या बोलोगे, इन सब में क्या होगा, नो हाइब्रिडेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, नो हाइब्रिडेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसको केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं लोग ड्रैगो रूल। क्या बोलते हैं, ड्रैगो इसको एक्सप्लेन किया था, इसको कभी कभी इसको ड्रैगो रूल के नाम से भी जाना जाता है चीज को। ठीक है, ड्रैगो रूल बोलते हैं। इसी को बोलने का एक और तरीका होता है, अब ध्यान देना, जितना ज्यादा पी कैरेक्टर बढ़ेगा ना, पी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पी कैरेक्टर मतलब होता है 90 में। अगर बोलते हैं कि अगर आपके पास 100% पी कैरेक्टर है तो 100% पी कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो 100% अगर पी कैरेक्टर होगा ना, 100% पी कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 होगा। आपको ध्यान है ना, आपको पता भी होगा शायद। देखो, अगर बात करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर का, तो आपके पास क्या होता है, एस पी में कितना 50% होता है, उसका थीटा कितना होता है 180। और एस पी टू का बात करते हैं, एस पी टू में ध्यान देना 33.33% होता है एस कैरेक्टर, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120। अगर एस पी थ्री का बात करते हैं तो उसमें एस कैरेक्टर कितना होता है 25%, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 198 आपको दिख रहा होगा ना कि जैसे से एस कैरेक्टर घट रहा है आपका थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा प्रोपोर्शन टू होता है एस कैरेक्टर का प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हुआ क्या, परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर। जैसे से एस कैरेक्टर घटेगा आपका पी कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे से एस कैरेक्टर घट रहा है आपका पी कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर परसेंटेज पी का बात करते हैं तो नीचे से देखो यहाँ पे 50% है, यहाँ पे क्या होगा 66% हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 75%। अगर एस कैरेक्टर 0 हो जाए तो पी कैरेक्टर क्या हो जाए, आपका पी कैरेक्टर 100% हो जाए, उस केस में थीटा कितना होगा, उसमें थीटा होगा 90। क्या होगा 90। ठीक है, तो कभी कभी इसके लिए ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है आपको, कभी कभी बोलेगा कि बॉन्ड एंगल 90 क्यों हो रहा है, तो बोलोगे तो उसमें ऐसा बोलेगा ड्यू टू हाई पी कैरेक्टर, ड्यू टू हाई पी कैरेक्टर। तो कभी कभी इसको ऐसा भी लिख सकता है ऑप्शन में, ड्यू टू हाई पी कैरेक्टर। ये भी तो सही है ना, आपको तो ये हम समझा रहे थे ना कि अगर पी कैरेक्टर 100% होगा तो एंगल कितना होगा 90 हो जाएगा। तो 90 क्लोज है मतलब क्या है, आपका पी कैरेक्टर 100% नहीं है लेकिन क्या है 100% क्लोज है। तो कभी कभी इसको आप ऐसा भी एक्सप्लेन करके लैंग्वेज लिख सकते हैं आपके लिए कि हाई पी कैरेक्टर के कारण क्या होगा, आपका एंगल क्या हो, क्लोज टू 90 है। तो जो जेईई का पेपर था 2008 में, उसमें ये हाई पी कटर वाला ऑप्शन लिखा हुआ था, हाई पी कटर का ऑप्शन लिखा हुआ था। तो आपको सेम ही चीज बोलने के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकता है, तो आपके लिए मैं सारे लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। या तो इसका ऑप्शन हो सकता है ड्यू टू लो एस करेक्टर, ड्यू टू लो एस करेक्टर बोल सकते हैं हम लोग, ड्यू टू लो एस करेक्टर। ठीक है, या फिर ले सकते हैं ड्यू टू हाई पी करेक्टर, या बोल सकते हैं फिर नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी एस और पी का मिक्सिंग इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, इससे आप लोग बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज आपको सीबीएसई बोर्ड में नहीं लिखना है। बोर्ड का पेपर दोगे तो सिंपल सा जो फंडा बताया गया है कि जैसे से आप नाइट्रोजन बिस्मुथ तक जाते हो तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों लोग, ठीक है, आपका बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, घटेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो क्या होता है, आपका थीटा भी क्या हो, घटेगा। क्योंकि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो थीटा घटता है। ठीक है, और सराउंडिंग का घटेगा तो क्या होगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। यही तो हम सीखे हैं। ठीक है, इसके साथ बच्चों लोग हम लोग बॉन्ड एंगल समझ में आ गया हम लोग को, ध्यान देना।
हम लोग बात करें अगला अगला क्या रहेगा, तो नेक्स्ट अपने पास वो क्या समझना है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक नेचर के बारे में समझना है, बेसिक नेचर के बारे में हमको समझना है। ठीक है, बेसिक नेचर कैसे इनका हम लोग जज करेंगे, तो ध्यान देना। जब बात करें हम लोग बेसिक नेचर का, जब आप बात करें बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर में ध्यान देना, बेस किसको बोलते हैं। तो बेसिक नेचर में हम लोग का पहला पॉइंट है कि बेस किसको बोलेंगे। बेस उसको बोलते हैं which can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ध्यान देना, तो इसमें दो फैक्टर आता है। और बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन छोटा होता है, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक होगा, एंटीमोनी होगा, बिस्मथ होगा। सबके क्या एक एक लोन पर है। जब वो हाइड्राइड बनाएगा तो सबके क्या होगा, एक एक लोन पर बचा रहेगा। नाइट्रोजन पे एक लोन पर होगा, मतलब कि फॉस्फोरस पे एक लोन पर है, आर्सेनिक पे एक लोन पर है, एंटीमोनी पे एक लोन पर है, बिस्मथ पे एक लोन पर है। और मान लेते हैं कोई H प्लस इसके पास लोन पे एक्सेप्ट करना चाहता है, तो H प्लस इसके पास अगर जाएगा, यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहा है, यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहा है। आपको दिख रहा है जैसे से आप नीचे आ रहे हो ना, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, लोन पे देना इजीली होगा उसके लिए। ठीक है, बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर अगर बात करते हैं तो डिपेंड किस पे करेगा, ध्यान देना। बेसिक नेचर दो चीज पर डिपेंड करता है। एक तो होता है कि इन्वर्सिव प्रोपोर्शन तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितना एटम कम अल्टरनेटिव होगा उतना ही लोन पर क्या इजीली देगा। तो पहला फैक्टर है अल्टरनेटिविटी। ठीक है, सेकंड फैक्टर देखो ध्यान से, नीचे का हो रहा है साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा जो होता जाएगा तो नीचे से क्या हो रहा है, पहला तो हो रहा है कि आपका नीचे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। चूंकि साइज रेडियस बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है मतलब क्या होगा, लोन पर देने के लिए अवेलेबल नहीं है। जितना डेंसिटी हाई होगा उतना ही H प्लस को देना आसान है ना, H प्लस को देना आसान होगा नाइट्रोजन के लिए। लेकिन डेंसिटी वाइज देखेंगे तो बिस्मथ के पास डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो डेंसिटी क्या, बहुत डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत कम हो चुका है, तो ये देना नहीं चाहेगा, ये देना नहीं चाहेगा। तो अल्टीमेटली बेसिक नेचर, जो बेसिक नेचर का बात करते हैं, तो प्रोपोर्शन टू होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोपोर्शन होगा। दो फैक्टर है और दोनों फैक्टर उल्टा चल रहा है, नीचे से डेंसिटी घट रहा है और इलेक्ट्रॉन भी घट रहा है, दोनों घट रहा है। तो अल्टीमेटली कौन सा फैक्टर को ज्यादा ज्यादा तुम प्रायोरिटी दोगे, तो मैं बोल रहा हूँ आपको इसको प्रायोरिटी देना है, इसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो नीचे से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपको प्रायोरिटी देना है। इसका मतलब तो बात करते हैं तो नीचे से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, बेसिसिटी भी क्या होगा, घटेगा। बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का जो ऑर्डर का हम बात करते हैं, तो जो ऑर्डर होगा हाइड्राइड्स में, तो NH3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। फिर क्या होगा, फिर PH3 करना, फिर क्या करोगे आप, AH3 करोगे, और फिर SbH3 करोगे, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका BH3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, तो ये होगा बेसिसिटी का ऑर्डर। तो हम लोग 5th नंबर पॉइंट का सारा फैक्टर को हम लोग स्टडी कर लिए। ठीक है, तो हम लोग बेसिक नेचर पढ़ लिए हम लोग। बेसिक नेचर कैसे किस पर डिपेंड करता है, बॉन्डिंग एनालिसिस समझ में आ चुका है हम लोग को, थर्मल स्टेबिलिटी समझ में आ चुका है, और डायपोल मोमेंट हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट आप, चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहेगा हम लोग का आज का सेशन। ठीक है, तो इसमें लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि हाइब्रिडेशन जो होता है, ड्रैगो रूल, ये सारा एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए जो हम सीखे हैं। ठीक है, तो जो सेशन स्टार्ट हुआ था हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट किए थे आज। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके बाद हम लोग एसिडेशन पे बात किए। उसके हम लोग क्या किए, तो हम लोग हाइब्रिड इसमें थर्मोस्टेबिलिटी के बारे में बात किए, फिर डायपोल मोमेंट के बारे में बात किए। ठीक है, फिर बॉन्डिंग के बारे में बात की हम लोग।
डायपोल मोमेंट यहाँ पे देखो आपको बताया। फिर आपका बॉन्ड एंगल पे बात हुआ कि सेंटर टर्म के अल्टरनेटिव पे कैसे डिपेंड करता है और सराउंडिंग टर्म के अल्टरनेटिव पे कैसे डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग ड्राइवर रूल समझे आपको कि हाइब्रिडेशन कब होगा कब नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का जो फैमिली है उसमें नाइट्रोजन का हाइड्राइड्स के अलावा यानी अमोनिया के अलावा बाकी सब में क्या बोलोगे, नो हाइब्रिडेशन, ठीक है। क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन नहीं मानेंगे तो जो 90 एंगल का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम हाइब्रिडेशन नहीं मानते हैं। और लास्ट में आज क्लास सीखे, क्या सीखे, बेसिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, हाइड्राइड्स का जो बेसिक नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है। तो हम उससे प्रायोरिटी ऑर्डर किसको दिए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। जितना साइज लार्ज होगा उतना ही क्या हो, डेंसिटी क्या हो, कम होगा। डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, चलो डेंसिटी कम होगा तो उसका बेसिटी क्या होगा, उसका बेसिटी उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है।